हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पेंशन स्कीम और एनपीएस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को चुनाव करना है। अब कर्मचारी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसलिए हो रखे हैं क्योंकि वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सी पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर रहेगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सर्विस करके रिटायर चला जाता है, तो उसे क्या पेंशन स्कीम चुनना चाहिए? और यदि कोई कर्मचारी 60 साल सर्विस करता है, तो उसे कौन-सी पेंशन स्कीम चुनना चाहिए? आज इस विषय में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। मे बी वो पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपीएस पेंशन स्कीम में क्या प्रावधान है, क्या दिशा निर्देश हैं? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि आपको पेंशन, आप रिटायर अगर वीआरएस ले लेते हैं तो आपको पेंशन कब मिलेगी, आपका जो पैसा जमा हो रहा है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वालिफाइंग सर्विस कितने साल है, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो रखे होंगे और इस पर मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। एनपीएस में एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न रहता है कि जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा किस हिसाब से मिलेगा? 60-40 के रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा या 80-20 के रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा? तो वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों कि यदि आप पूरी सर्विस करते हैं यानी सुपरनेशन एज से रिटायर होते हैं 60 साल से, तो आपको 60-40 का रेशियो मिलेगा। बट अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आपको 80-20 का रेशियो के हिसाब से पैसा आपको दिया जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस कर्मचारी को यूपीएस स्कीम लेनी चाहिए और किसको एनपीएस लेनी चाहिए। सबसे मेन जो पॉइंट है दोस्तों वो है एज फैक्टर। यदि कोई कर्मचारी लेट भर्ती हुआ है, लेट इन द सेंस कि जिसकी ज्वाइनिंग मान ली चलिए 38 साल में आई है, 40 साल में आई है। कई ऐसे हमारे शिक्षक गण होते हैं जिनको ज्वाइनिंग लेट मिलती है। तो ऐसे कर्मचारियों को आँख बंद करके यूपीएस पेंशन स्कीम की तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कम सर्विस के दौरान आप एनपीएस में इतना अच्छा खासा पैसा जमा नहीं कर पाएँगे और फिर जब आप रिटायर जाएँगे तो आपको पेंशन कम मिलेगी। और यही कारण है जो अभी कुछ सरकारी कर्मचारी जो रिटायर गए हैं उनको पेंशन 500 हज़ार मिल रही है। इसी वजह से मिल रही है क्योंकि उनका जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस था वो कम था, टेन्योर ऑफ सर्विस कम था। इसलिए पैसा इतना अच्छा खासा जमा नहीं हो पाया और जब 80% आपको मिल गया और 20% की पेंशन, तो आप समझ सकते हैं कितनी बनेगी। तो इस कंडीशन वाले कर्मचारियों को सीधे-सीधे यूपीएस पेंशन स्कीम की तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि भैया 20 साल में कोई ना कोई पे कमीशन लगेगा ही लगेगा। और जो पे बेसिक है वो भी आपका इंक्रीज़ होगा ही होगा। बेसिक का 50% तो सरकार पेंशन देगी, प्लस हर साल डीए भी आप लेते रहोगे। तो ऐसे कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन स्कीम की तरफ चले जाना चाहिए। दूसरा है जो कर्मचारी कम एज में भर्ती हुए हैं, मान लीजिए 20 साल में भर्ती हो गए, 18 साल में भर्ती हो गए या 25 साल में भर्ती हो गए, तो ऐसे कर्मचारी एनपीएस पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि ऐसे कर्मचारियों का सोचिए जब वो 35 साल, 36 साल जब पैसा शेयर मार्केट में लगाएँगे तो उनका ठीक-ठाक वैल्यू उस पैसे की बन जाएगी और उस पैसे को फिर वो अच्छे से कहीं न कहीं ल निकाल के 60% लेके आप इन्वेस्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उन कर्मचारियों के लिए एनपीएस पेंशन स्कीम बेस्ट है। फिर बात कर लेते हैं, देखिए, यदि आप मान लीजिए लेट भर्ती हुए हैं और अगर आपको शेयर मार्केट का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, कई ऐसे कर्मचारी हैं, कई ऐसे जो लोग होते हैं जिनको शेयर मार्केट का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करना आता है। तो इस कंडीशन में यदि आप लेट भी भर्ती हुए हैं, तो फिर आप यूपीएस की जगह एनपीएस चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे को जो मेरा पैसा है, वो कहाँ लगाना है, किस फंड में लगाना है कि पैसा वहाँ पे बढ़ सकता है और इन 20 सालों में मैं उस पैसे को ठीक-ठाक वैल्यू उसकी बना सकता हूँ। तो फिर आप एनपीएस का चुनाव कर सकते हैं। बट अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज ज़ीरो है, कुछ नहीं पता है, तो दोस्तों फिर आप यूपीएस पेंशन स्कीम को ही रहने दीजिए। लेकिन छोटे सर एज में जो कर्मचारी भर्ती हुआ है, उसे कोई टेंशन नहीं है। उसका पैसा तो सरकार वैसे भी फंड्स में लगाती है, तो उसका पैसे की वैल्यू ठीक-ठाक वैसे भी बन ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लॉन्ग सर्विस जो करना चाहता है, वो क्या चूज़ करें? क्योंकि कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सोचते हैं, नहीं भाई मैं पूरी सर्विस करूँगा और कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सोचते हैं, नहीं मैं कम सर्विस करूँगा। तो देखिए, जो कर्मचारी पूरी सर्विस करना चाहता है, तो सिंपल सी बात है, तो वो एनपीएस स्कीम को चुनाव करे। बट जो कर्मचारी छोटी सर्विस करना चाहता है, तो उसमें भी कंडीशन अप्लाई ये हो जाती है कि भाई अगर सरकार ये बोल देती है कि नहीं जब आप रिटायर जाएँगे तब से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, तब तो दोस्तों फिर यूपीएस पेंशन स्कीम लेना बेहतर है, यदि कोई कर्मचारी छोटी सर्विस कर रहा है। छोटी का इन द सेंस 20 साल, 22 साल, 25 साल।
और यदि सरकार ये प्रावधान नहीं लाती है कि नहीं भाई, आप अगर वीआरएस लेंगे तो पेंशन तो सुपरनेशन एज से ही स्टार्ट होगी, तो दोस्तों फिर तो एनपीएस लेना ही ठीक रहेगा। चाहे वो 25 साल, 35 साल, अगर 25 साल, 28 साल सर्विस करता है तो भी उसमें ठीक-ठाक उसका कॉर्पस जमा हो ही जाएगा, फिर तो मजबूरी है। या तो फिर आप वेट करिए और 60 साल तक आप इंतज़ार करिए, जब आपकी 60वें साल से पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, तो फिर आप अपना यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं। फिर और पॉइंट्स यही हो गया कि मनी मैनेजमेंट दोस्तों, अगर मनी मैनेजमेंट आता है तो एनपीएस लीजिए, अदरवाइज़ यूपीएस में चुपचाप पड़े रहिए, ठीक-ठाक पेंशन उसमें भी मिल जाएगी। फिर एक बैकअप की बात आती है दोस्तों, देखिए बैकअप, फाइनेंशियली बैकअप, ये पॉइंट तो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से संपन्न होते हैं और उनको इतना पैसे की वैल्यू का पता नहीं है, हाँ, बस वो नौकरी कर रहे हैं, शौक के लिए कर रहे हैं और 10-12 साल, 15 साल नौकरी करके वो रिटायरमेंट आना चाहते हैं। तो फिर ऐसा है तो वो इस कंडीशन में आप 12-15 साल, 20 साल नौकरी करिए और आप यूपीएस पेंशन स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 20 साल 18 साल सर्विस करते हैं और रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, पेंशन आपकी 60वें साल से स्टार्ट होती है, तो बीच के टाइम पे अगर आपको पेंशन नहीं भी मिलेगी या पैसा आपको नहीं भी देगी सरकार, तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आपका समस्या आ जाएगी, आपको लाइफ स्पेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास इतना बैकअप वैसे भी रहता ही रहता है। तो फिर सरकार उस पर जब पेंशन आपको देगी आपके लास्ट बेसिक का, तो पेंशन अच्छी खासी आपको बन जाएगी। लेकिन अगर आपका बैकअप वीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं पेंशन की तो मेरे को बहुत ज़रूरत है और सर्विस भी आपको छोटी करनी है, तो दोस्तों फिर तो आपको एनपीएस पेंशन स्कीम ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि एनपीएस पेंशन स्कीम यदि आप लेंगे नहीं, यूपीएस के भरोसे बैठे रहेंगे, तो अगर आप रिटायर भी हो जाएँगे, तो बीच के दिनों में आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये भी आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर अभी की डेट में मैं आपको बता दूँ, मैं आपको देखिए ब दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस भी कर्मचारी से अभी फ़िलहाल मैंने ये पूछा है, तो उसने मना किया कि मेरा ये रिवील नहीं करना है। लेकिन आपको मैं अंदाज़ा बता दूँ कि 2005 में भर्ती कर्मचारी, अभी 2005 में 20 साल की एज में भर्ती हो गया था कर्मचारी और आज उसको 2025 चल रहा है, 20 साल सर्विस पूरी कंप्लीट हो चुकी है और एनपीएस में अभी मैंने उसका कॉर्पस देखा था, तो अभी तो चलिए मार्केट डाउन चल रहा है, लेकिन जब मार्केट ठीक-ठाक चल रहा था, तो मैंने उसका एनपीएस में पैसा देखा था, करीबन 26 या 27 लाख रुपए नियर अबाउट हो चुका था। तो सोचिए 20 साल में 26-27 लाख हो गया है। यदि आप 5 साल और खींचते हैं, तो यही 26-27 लाख आपका 10-12 लाख रुपए या हो सकता है 5-6 लाख रुपए आपका ठीक-ठाक हो जाए। तो मान लीजिए 30-32 लाख आपका ठीक-ठाक पैसा जमा हो जाएगा। तो यदि आप 30-32 लाख लेके 30 साल की सर्विस करके आप रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, तो भी आपको उसमें पेंशन 20-22 हज़ार रुपए आपकी बन जाएगी। बाकी आपको जो पैसा मिलेगा 80% या जो भी मिलेगा, उसमें भी आप अपना अपना ठीक-ठाक उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप जो ये पॉइंट्स है दोस्तों, ये क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी लोगों को अभी इसमें कन्फ्यूज़न है कि यूपीएस चुनें या एनपीएस चुनें। तो सबसे बड़ी बात है देखिए, ऐज फैक्टर है। अगर आप ऐज लेट भर्ती हुए हैं तो आप यूपीएस की तरफ चले जाइए, अगर आप कम ऐज में भर्ती हैं तो आप एनपीएस की तरफ चले जाइए। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, जो मैंने बता दिया क्लियर है। अच्छे से चीज़ों को देख लीजिए, पता कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। और भी यूट्यूब में चैनल्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को जानते हैं तो आप उनसे एडवाइस ले लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन जो ऑप्शन चुनेंगे वो बहुत ही सोच समझ के दोस्तों चुनना है, क्योंकि अगर एक बार जो ऑप्शन चुन लिया, फिर आप बदली नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और आपको यदि अच्छे से नॉलेज है तो आप भी कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। तो खबर यही थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।